हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। ये न्यूज स्टोरी को दोस्तों लाइक और रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि इसके आगे के चैप्टर्स को जल्द से जल्द अपलोड कर सको। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। च1 पुनर्जन्म। आरुषि गुप्ता एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ अपनी का प्यार पाने की लालसा थी, वो अब मर चुकी थी। उसकी मौत के समय उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह एक आंख से अंधी हो चुकी थी। जब उसकी मौत की खबर फैली तो सबने ताली बजाई, जैसे वह इस अंजाम की हकदार थी। उसके माता पिता और यहाँ तक कि जिससे वह प्रेम करती थी, उसका मंगेतर आशीष लालवानी, सबने यही कहा। फिर भी कुछ ही समय बाद वही लोग बर्फ और तूफान में दीवाने की तरह उसकी लाश ढूंढने निकल पड़े, ये कहते हुए कि वे उसे घर ले जाना चाहते हैं। आरुषि की आत्मा जब इस दुनिया से विदा हुई तो वह गुप्ता निवास लौट आए। वहां उसने देखा कि उसका पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। कावेरी गुप्ता मंच की रोशनी में बैठी पियानो बजा रही थी और मनोहर गुप्ता तथा मनीषा मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। तीनों एक आदर्श सुखी परिवार की तस्वीर जैसे लग रहे थे। जैसे ही संगीत थमा, घर की घंटी बजी। फोन पर आरुषि की मौत की खबर आई। कुछ पल की चुप्पी के बाद मनीषा ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा हुआ जो वो बेहया लड़की मर गई। अगर मरना ही था तो कहीं दूर जाकर मरती, हमें परेशान क्यों किया। मनोहर का चेहरा सख्त हो गया। उसने रूखे स्वर में कहा, उसे बोलो, ध्यान खींचने की भी हद होती है। क्या उसे लगता है कि वह इस तरह का नाटक करके हमारा ध्यान पा सकती है? मुझे अब घिन आती है। हमारी गुप्ता फैमिली के लिए एक कलंक थी वो। कावेरी की आंखें लाल थीं। वह थरथराती आवाज में बोली, पापा मम्मी, आप लोग प्लीज उसे मत कोसिए। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उसकी जगह न लेती तो वह इतनी घिनौनी हरकतें जलन में नहीं करती। तुम बस बहुत नेकदिल हो, एक नर्म गहराई से भरी आवाज गूंजी। एक लंबा सुरुचिपूर्ण युवक मुस्कान लिए कावेरी की ओर बढ़ा। आंसू। कावेरी फौरन खड़ी हुई और उसकी बाहों में जा समाई। वह था आशीष लालवानी, था आरुषि का मंगेतर। क्या ही दिल को छू लेने वाला पारिवारिक दृश्य था वह। उधर आरुषि की आत्मा एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी टूटी हुई मुस्कान थी। उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तीन लोग अब किसी और पर अपना प्यार लुटा रहे थे। और तभी उसकी आंखों से खून के आंसू बह निकले। जब आरुषि 18 की हुई तब मनीषा और मनोहर ने उसे अचानक गले लगा लिया और कहा था कि तुम ही हमारी सच्ची बेटी हो, इस शहर के सबसे अमीर परिवार की उत्तराधिकारी। आरुषि ने कभी मां का प्यार नहीं पाया था, इसलिए जब मनीषा ने भर्राए गले से कहा, मैंने तुझे आखिरकार पा लिया मेरी बेटी, तो उसकी आंखें नम हो उठीं। बस यूं ही आरुषि को गुप्ता परिवार में वापस लाया गया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, किसी और ने उसकी जगह ले ली थी। एक नकली वारिसा कावेरी, जो परिवार की लाडली बन चुकी थी। इसलिए भले ही आरुषि असली बेटी थी, वह उस घर में एक गोदली हुई संतान बनकर रह गई। लेकिन उसे इससे भी कोई शिकायत नहीं थी। उसे तो सिर्फ प्यार चाहिए था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रखती, सबको खुश करने की कोशिश करती रही। पर कावेरी की मासूम अदाओं के सामने उसकी मेहनत कभी टिक नहीं पाए। क्योंकि कावेरी असुरक्षित महसूस करती थी, इसी कारण मनोहर और मनीषा ने उससे कहा, कावेरी ने कभी कोई तकलीफ नहीं सही है। तुम्हारा लौटना उसे असहज करता है। इसीलिए आरुषि, क्या तुम कोशिश कर सकती हो कि उसके सामने ज्यादा न आया करो। उसका मंगेतर भी उससे ऊंचे स्वर में बोला, आरुषि, तुमने पहले ही कावेरी से सब कुछ छीन लिया है। अब उसे थोड़ा और नहीं दे सकती क्या? कावेरी की सहेलियां उसका मजाक उड़ाती, तू देख अपनी हालत, तू गांव की अनपढ़ लगती है। तू असली बेटी होने की बात तो छोड़, कावेरी की नौकरानी बनने लायक भी नहीं है। सारा संसार कावेरी के इर्द गिर्द घूमता था। वह थी ऊंचाइयों की रानी और आरुषि सड़क पर पड़ी गंदगी। वह चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उसने विनम्रता से सबके लिए खुद को मिटा दिया, पर उसके बदले में उसे मिली सिर्फ बेरुखी और अपमान। 4 साल पहले आरुषि के जन्मदिन पर कावेरी ने उसे एक द्वीप पर बुलाया। वहां कावेरी समुद्र में गिर गई। इस हादसे के कारण गुप्ता परिवार पागल हो गया था। उन्होंने 7 दिन और 7 रातें खोजबीन में लगा दी। खोजी दलों को चारों ओर भेजा, लेकिन कहीं से भी आरुषि या कावेरी का कोई सुराग नहीं मिला। और तभी समाज ने एकमत से ठप्पा लगा दिया, कावेरी की मौत की जिम्मेदार आरुषि गुप्ता है। मनीषा और मनोहर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने आरुषि से सारे रिश्ते तोड़ दिए। यहां तक कि उन्होंने आशीष को भी उसकी सजा तय करने की खुली छूट दे दी। अपना ख्याल रखना, बस इतना कहा और उन्होंने आरुषि को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। आरुषि को 4 साल की सजा सुनाई गई।
जेल में उसे अमानवीय यातनाएं दी गई, उसकी एक टांग तोड़ दी गई, एक आंख हमेशा के लिए अंधी कर दी गई। 4 साल बाद जब वह जेल से बाहर निकली तब उसने शहर की एक बड़ी स्क्रीन पर देखा, कावेरी और आशीष एक दूसरे का हाथ थामे अपने प्यार का प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ तालियां बजा रही थी, कैमरे चमक रहे थे, और उसी पल आरुषि को सच्चाई का सामना करना पड़ा। कावेरी कभी मरी ही नहीं थी, पर अगले ही क्षण एक तेज रफ्तार ट्रक ने आरुषि को कुचल दिया। उसका शरीर जमीन से टकराया, अंग अंग दर्द से चीख उठा। अंदरूनी अंग अपनी जगह से खिसक गए और शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ गया। वह बर्फ में पड़ी रही, आकाश से गिरती सफेद बर्फ की चादर को देखती हुई। और उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्यों? क्यों उन्होंने ऐसा किया जबकि कावेरी जिंदा थी? आखिरी क्या गलती थी? अगर उन दो कोड़ी के लोगों को मुझे प्यार करना ही नहीं था, तो फिर मुझे अपना घर क्यों लेकर गए? आखिर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। वह बस दर्द में कराह सकती थी, शब्द भी न निकल पाए। शायद यही उसकी किस्मत थी, या शायद यही वह सजा थी जो सबको न्यायपूर्ण लगी। अब वह एक आत्मा बन चुकी थी। भूत के रूप में वह सब कुछ देख रही थी। उसे लगा था कि मौत उसके दुख का अंत होगी, पर नहीं, एक नई लहर थी, क्रोध, घृणा और दुख की, जिसने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया। उसने चीख कर पूछा, कितनी निर्दयी है ये दुनिया। उसकी मौत पर तालियां बजी, जबकि धोखेबाज कावेरी को सबने गले से लगाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, खून से भरी हुई, प्रतिशोध की आग से जलती हुई। उसे भूल ही गया कि वह अब एक भूत है। वह सिर्फ कावेरी के उस मासूम चेहरे से नकाब उतार देना चाहती थी, उसके झूठ, उसकी चालाकी, उसके स्वार्थ को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पर जैसे ही उसने झपट्टा मारा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़कर अंधकार की खाई में धकेल दिया। वह घृणा से भरी हुई थी। उसे नफरत थी, किस्मत से, परिवार से, खुद से भी। खामोशी से खून के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, और वहीं उसने प्रतिज्ञा की, अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिला, तो मैं फिर कभी मोह, प्यार और झूठे रिश्तों में नहीं फंसूंगी। मैं फिर कभी अपने दिल को कुचलने नहीं दूंगी। जैसे ही वह अंधकार में समा रही थी, दूर से किसी की आवाज आए, आरुषि, आरुषि। फिर एक अजीब सा हल्कापन, और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। ऊपर एक चमकता हुआ क्रिस्टल झूमर था। वह एक होटल के बिस्तर पर थी, साफ सुथरी सफेद चादर जिसमें कीटाणुनाशक की हल्की गंध थी। आरुषि सन रह गई। क्या वह मर नहीं चुकी थी? 4 साल की गलत सजा, वह बर्फीली सड़क, वो दर्द। क्या वह सब सपना था? उसने अपने हाथों को देखा, जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। फिर भागकर कमरे के शीशे के सामने खड़ी हो गई। आईने में वही लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, दूध जैसी गोरी त्वचा और बड़ी चमकती आंखें। वो थी 18 साल की आरुषि, और वो भी जिंदा। उसका दिल जोर से धड़क उठा, आंखों में आंसू भर आए। शायद किस्मत ने उसे देख लिया था, शायद ऊपर वाले ने उसे एक और मौका दिया था। उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो रही थी। अब न तो जेल के जख्म थे, न ही शरीर पर कोई चोट। उसकी आंखें देख सकती थीं, टांगें चल सकती थीं। वह फिर से मुकम्मल थी। अब आरुषि हंसी और रोई एक साथ, लेकिन उस खुशी के पीछे एक आग थी। वह आग जो पहले सिर्फ आंसू में बहती थी, अब अंगारे बन चुकी थी। इस बार वह मासूम लड़की नहीं होगी जो प्यार की भीख मांगती थी। अब वह वही शिकारी बनेगी जो अंधेरे में चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है। उसने आंसू पोंछे, उसकी नजरों की मासूमियत गायब थी। अब वहां एक सन्नाटा था, ठंडा, खतरनाक। फिर उसने टेबल से एक फूलदान उठाया और बंद दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। क्या आरुषि गुप्ता अपने साथ हुए गलत का बदला ले पाएगी? चटू पुनर्जन्म के बाद बदलाव। पिछले जीवन के इसी मोड़ पर आरुषि गुप्ता के गोद लिए भाई सचिन गुप्ता ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। उसने आरुषि को बेहोश कर एक होटल के कमरे में बंद कर दिया था, ताकि अपने कर्ज को चुकाने के लिए उसे अपने सूदखोर के हवाले कर सके। उस समय आरुषि के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं था। इसी कारण उसने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। बदले में सचिन ने उसकी दाहिनी कलाई तोड़ दी, जिससे उसकी आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस हमेशा के लिए छिन गई। पर इस बार आरुषि पहले ही वार करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने रास्ते को खून से भी सींचेगी। उसी समय होटल के कमरे के बाहर सचिन मिस्टर दुबे के साथ खड़ा था। वह सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर दुबे, वह अंदर है। जैसा तय हुआ था, आप मेरी बहन के साथ जितनी चाहे उतनी रात बिता सकते हैं, और बदले में मेरे सारे कर्ज माफ।
उधर मिस्टर दुबे ने दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखों में लोलुपता की चमक थी। सचिन, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तू सच में अपनी बहन को बेच देगा। वो मेरी असली बहन थोड़े ही है, सचिन बुदबुदाया, फिर जल्दी से बोला, ये लीजिए कमरे की चाबी। अब वह आपकी है, अब आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। मिस्टर दुबे ने लपक कर कार लिया और दरवाजा खोला। कुछ दिन पहले जब वो पैसे वसूलने आया था तभी उसने आरुषि की एक झलक देखी थी। कम उम्र में भी वह बेहद खूबसूरत थी और तभी से वह उसकी कल्पनाओं में बसी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से उसके गुर्गे सीटी बजाते हुए हंस पड़े। आज तो साहब की मौज है, एक बोला। बिना पीछे देखे ललित अंधेरे कमरे में चला गया, उसका पेट उत्साह से हिल रहा था। पर जाने से पहले वो एक पल के लिए रुका और शैतानी के साथ बोला, तुम बदमाश अपनी बारी का इंतजार करो, एक बार जब मैं अपना हिस्सा खा लूं तो तुम बाकी ले सकते हो। जिसके बाद मिस्टर दुबे ने पीछे देखे बिना कमरे में कदम रखा। तभी अचानक अंधेरे से एक भारी फूलदान उसके सिर पर आ गिरा। खून की धार बह निकली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शोर मचने से पहले ही दूसरा वार सचिन के सिर पर पड़ा। वह चिल्लाया और वहीं गिर पड़ा। तब तक सब स्तब्ध रह गए थे। तभी आरुषि की छाया कमरे के दरवाजे से बाहर आई, जो कि तेज रोशनी में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में खून से सना हुआ फूलदान, चेहरा भावशून्य और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। इस वक्त वह किसी हत्यारिन से कम नहीं लग रही थी। वही सचिन, खून में सना, उसे देखता रह गया जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी चिरपरिचित बहन अब सामने खड़ी दरिंदा लग रही थी। ये क्या बकवास है, वह बुदबुदाया। मिस्टर दुबे, जो अब तक होश में आ चुका था, तेज आवाज में गुर्राया, तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो, आज सबक सिखाता हूं इसे। आरुषि को पकड़ने के लिए गुर्गे दौड़े। पर आरुषि अब वो बेचारी लड़की नहीं रही थी। उसने फूलदान को घुमाया, एक को गिरा दिया, फिर पीछे से आए एक वार को चकमा दिया, एक को घुटने पर लात मारी और जोर से फूलदान को जमीन पर पटका। फूलदान चकनाचूर हो गया, टुकड़े चारों ओर बिखर गए और इसी अफरा तफरी में आरुषि भागी। हॉलवे के अंत में लिफ्ट और आगजनी सीढ़ियां थीं। वह सीढ़ियों की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सचिन, मिस्टर दुबे और उनके गुर्गे उसका पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से एक बिगड़ गए थे, जैसे उसे फाड़कर ही रख देंगे। पर आरुषि मुस्कुराए और उन्हें बीच की उंगली दिखा दी। मिस्टर दुबे गुस्से से कांप उठा। पकड़ो उसे, उसने दहाड़ा। कुछ गुर्गे उसका पीछा करने लगे, कुछ आगे जाकर रास्ता रोकने लगे। तभी मिस्टर दुबे ने सचिन की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, अगर आज वो नहीं पकड़ी गई तो तेरे कर्ज के साथ साथ मैं तेरे हाथ भी काट लूंगा। उसकी बात पर सचिन का चेहरा फीका पड़ गया। वह जानता था कि मिस्टर दुबे जैसा आदमी मजाक नहीं करता। वह मन ही मन आरुषि को कोसने लगा, अगर ये लड़की न होती तो मैं इस मुसीबत में क्यों पड़ता। चिंता मत कीजिए मिस्टर दुबे, मैं उसे बांधकर आपके सामने पेश कर दूंगा। सचिन गुप्ता ने अपने सिर की चोट की परवाह किए बिना वादा किया। वो तेजी से उस दिशा में भागा जहां आरुषि गई थी। उसकी आंखों में घृणा साफ झलक रही थी। उसने तय कर लिया था कि जैसे ही वह आरुषि को पकड़ेगा, उसकी टांगें तोड़ देगा ताकि वह फिर कभी भाग न सके। वही होटल के बाहर एक व्यस्त चौराहा था जहां गाड़ियां लगातार आ जा रही थीं। आरुषि दौड़ती हुई सड़क के बीच तक पहुंची, लेकिन आगे नहीं जा सकी क्योंकि चारों ओर से गुंडों ने उसे घेर लिया था। जब वे उसकी ओर बढ़े तो सचिन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर हिम्मत है तो भाग आरुषि, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, चाहे तुम कितनी भी दूर भागो, मैं तुम्हें खींचकर वापस ले आऊंगा। तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगी। उसकी बात सुनने के बाद आरुषि का चेहरा एकदम शांत था। उसमें डर की कोई झलक नहीं थी, क्योंकि भले ही वो चाहती, लेकिन फिर भी वो भाग नहीं सकती थी, क्योंकि ललित के आदमी हर दिशा से उसे घेर चुके थे। उधर सड़क पर काफी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, बल्कि सबने चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। उन सभी को देख आरुषि ने हल्की सी आवाज में कहा, सही कहते हैं, आजकल के लोगों के अंदर असली मर्दानगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वो अकेली थी और वो पूरी दुनिया के खिलाफ थी। सचिन ने अपने सिर से बहता खून पोंछा और उसकी ओर बढ़ा। उसने एक गुंडे से डंडा छीना और आरुषि की टांग पर वार करने के लिए झपटा। तू भागना चाहती है ना? अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा चल भी नहीं सकोगी। ये दृश्य आरुषि की पिछली जिंदगी की एक दृश्य जैसा था। फर्क बस इतना था कि इस बार वह उसकी टांगें तोड़ना चाहता था, जबकि पिछली बार उसने उसका दाहिना हाथ तोड़ा था। पर इस बार कुछ अलग हुआ। डंडा आरुषि की टांग तक पहुंचने ही वाला था कि उसकी आंखों की चमक बदल गई।
उसने बिजली की फुर्ती से सचिन की कलाई पकड़ ली और उसे मरोड़ दिया। फिर उसने कुशलता से उसकी बांह को मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया, उसके मसल्स और नर्व्स के एक्यूप्रेशर बिंदुओं का उपयोग करते हुए। सचिन की बांह एक अजीब कोण पर मुड़ गई और हड्डी टूटने की आवाज आई। आह, छोड़ छोड़ साली, बहुत दर्द हो रहा है, सचिन चीखा। पर आरुषि ने उसे नहीं छोड़ा। यह तकनीक उसने पिछली जिंदगी में जेल में सीखी थी। जब उसे बार बार प्रताड़ित किया गया तो एक सहकैदी ने उसे आत्मरक्षा के ये गुर सिखाए थे। अगर उसका शरीर अब भी कमजोर न होता तो वह सचिन की बांह पूरी तरह तोड़ देती। सचिन के दर्द से कराहते हुए चीखने पर आरुषि ने एक हल्की हंसी हंसी, लेकिन उसकी आंखों में घोर घृणा थी। और उसी घृणा में उसने अपने दांतों को पिसते हुए कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, जब तुमने मेरा दाहिना हाथ तोड़ा था तब मुझे भी बहुत दर्द हुआ था। और उस वक्त तुम हंस रहे थे। उसके इन बातों को सचिन चौंक गया। क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हारा हाथ नहीं तोड़ा। वह तो उसकी टांग पर वार करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आरुषि ने उसे चित कर दिया था। आरुषि ने कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं समझी। उसके दिल में सिर्फ घृणा थी, एकदम अंतहीन घृणा। पिछली जिंदगी में सचिन ने उसका हाथ जख्मी कर दिया था, जिससे उसके 10 साल की मेडिकल ट्रेनिंग पर पानी फिर गया, उसका आत्मसम्मान टूट गया और वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। अगर वह ऐसा न करता तो शायद उसकी जिंदगी इतनी बर्बाद न होती और शायद उसकी मौत भी टल जाती। इसलिए आरुषि ने उसकी बांह और जोर से मरोड़ी। उसके अंदर सचिन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर उसे यह नहीं पता था कि सड़क के उस पार कोई यह सारा नजारा आराम से शराब का गिलास घुमाते हुए देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लालवानी खानदान के तीसरे बेटे मनोज लालवानी था। कुछ देर तमाशा देखने के बाद मनोज ने पास की आरामदायक सोफा पर लेटे व्यक्ति को आवाज दी, अरे राघव, जरा नीचे देखो। एक लड़की अकेले 10 गुंडों से भिड़ रही है। यार, वो सच में बड़ी जबरदस्त लड़की है। ये सुनकर राघव कपूर ने हल्के से करवट बदली। रात के अंधेरे में शहर की रोशनी खिड़की से झलक रही थी। उनका लंबा प्रभावशाली कद फर्श से छत तक फैले शीशे में दिखाई दे रहा था। साफ सुथरा सूट पहने हुए उनके हर कदम में संयम और सत्ता की गूंज थी। उसका अस्तित्व ही दम घोंटने वाला था, मानो उसकी उपस्थिति से हवा भारी हो जाए। अगर कोई उसे देख लेता तो कांपते हुए राघव सर कहकर झुक जाता। राघव मनाली में किसी को दिखने की उम्मीद नहीं थे। वह दिल्ली के रसूखदार कपूर परिवार के मुखिया था, असीम संपत्ति और अपार ताकत के स्वामी। कहा जाता था कि वह न केवल निर्मम था, बल्कि उनके इरादों को समझना भी असंभव था। जो भी उनसे टकराता उसका अंत निश्चित था। नीचे एक सरसरी निगाह डालकर राघव ने एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, क्या यही तुम्हारे लिए मनोरंजन है? बिल्कुल, मनोज लालवानी ने अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरे सूत्रों के मुताबिक जो लड़की नीचे उन गुंडों से लड़ रही है वह असल में गुप्ता परिवार की सगी बेटी है। बचपन में बच्चों की अदला बदली हो गई थी, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसी, है ना? गुप्ता परिवार। राघव कपूर की गहरी आंखों में एक पल के लिए उत्सुकता की झलक आई। तभी मनोज ने भौहें उठाई और धीमी आवाज में कहा, अगर वो चीज सच में गुप्ता परिवार के पास है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो शायद हमें भी वहां एक नजर डाल लेनी चाहिए। राघव के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसकी नजरें आरुषि पर टिक गईं। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें सिहरन थी, मुझे उसकी आंखें पसंद हैं। राघव को किसी लड़की का तारीफ करता सुन मनोज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या तुम उससे दिलचस्पी रखने लगे हो? मनोज ने चुटकी ली। वो कुछ और कहने ही वाला था कि राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं वो आंखें उसकी खोपड़ी से निकालना चाहता हूँ। मनोज के शब्द उसके गले में ही अटक गए। थोड़ी देर बाद उसने जबत करते हुए कहा, तुम सच में शैतान हो। वही चौक के बीचों बीच आरुषि अब भी सचिन की बांह को कसकर पकड़े थी। उसका चेहरा दर्द से एकदम खराब हो चुका था, जिसके बाद दांत भींचते हुए वह गुंडों पर चिल्लाया, तुम सब कर क्या रहे हो? पकड़ो उसे, नहीं तो मिस्टर दुबे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडों की टोली धीरे धीरे आरुषि की ओर बढ़ने लगी, उसे काबू में लेने के लिए। तभी रात की स्याही को चीरते हुए कुछ तेज और चकाचौंध करने वाली हेडलाइट्स ने सभी का ध्यान खींचा। करोड़ों की कीमत वाली कई लग्जरी गाड़ियां चौक में आकर रुकीं। उन पर लगे अनोखे रोबदार नंबर प्लेट साफ इशारा कर रहे थे, ये गाड़ियां मनाली के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक गुप्ता परिवार की थी। गुंडों ने एक दूसरे की ओर देखा और अनजाने में पीछे हट गए। उन्हें अच्छे से पता था कि इस शहर के सबसे अमीर खानदान से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन सचिन अब भी स्थिति को समझ नहीं पाया था।
वह बड़बड़ाता रहा, गालियां देता रहा। आरुषि ने घड़ी की ओर देखा और धीरे से गिना, 3, 2, 1। जैसे ही उसने आखिरी संख्या फुसफुसाई, एक ठंडी हवा का झोंका चला। उसी के साथ किसी के रोने की आवाज भी आई। अगले ही पल कोई आरुषि को बाहों में भर चुका था। मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया मेरी। आरुषि और आशीष की पहली अधूरी मुलाकात। वो प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ अनमोल था और उसका हर एक पेज भी बेशकीमती। आरुषि को ये किताब तब मिली थी जब वह 10 साल की थी। उसका बाहरी कवर पूरी तरह धुंधला हो चुका था और लगभग पढ़ने लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह उसमें छिपी जटिल सामग्री और एक्यूपंक्चर की रेखाचित्रों को समझने में सक्षम थी। उस समय वह उस किताब में इतनी डूब गई थी कि रात का खाना बनाना ही भूल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि हर्षद ने उसके कान खींचे और बेरहमी से पीटा, जबकि यामिनी ने वह किताब छीनकर आग में फेंक दी। मारपीट के बाद जब आरुषि ने खाना तैयार कर दिया, तब भी उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ये सचिन गुप्ता का आदेश था, जैसे भूखा रखना अपराध हो। उस रात मनाली में भयंकर ठंड थी, तापमान -2 डिग्री तक गिर गया था। आरुषि घर की छत की मुंडेर के नीचे सिकुड़कर बैठ गई थी, ठंड से उसके होश उड़ने लगे थे। तभी उसकी याददाश्त में दर्ज वह प्राचीन ग्रंथ जैसे जीवंत हो उठा। धीरे धीरे कोशिश करते हुए उसने खुद पर एक्यूपंक्चर की तकनीकें आजमानी शुरू की और चकित रह गई, वह वास्तव में काम कर रही थी। उस पल से जब भी उसे समय मिलता, वह उसी ध्यान की अवस्था में चली जाती और अगले 8 वर्षों तक उसने उस ग्रंथ की हर बात को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। आंखें बंद करके उसने एक्यूपंक्चर की विधियां कई बार दोहराई। कब आधी रात बीत गई उसे पता भी नहीं चला। फिर वह सो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, आरुषि ठीक 6 बजे जाग गई। बिस्तर से उठकर उसने आदतन अपनी चादरें करीने से ठीक की, पर जैसे ही उसकी नजर साफ सुथरे बिस्तर पर पड़ी, वह ठिठक गई। पिछले जीवन में जब कावेरी ने झूठी आत्महत्या की कहानी गढ़ी और समुद्र में कूदने का नाटक किया, तो आरुषि को बलि का बकरा बना दिया गया। उसके मंगेतर आशीष ने ही उसे जेल भिजवा दिया और अपना ख्याल रखना जैसे ठंडे शब्दों के साथ उसे उन लोगों के हवाले कर दिया जिन्होंने उसे पहचानने लायक नहीं छोड़ा। 4 वर्षों के कारावास की स्मृतियां अचानक उसकी आंखों के सामने कौंध उठी, अपमान, पीड़ा और तड़प। जैसे स्वर्ग भी उसकी चीखों पर चुप रहा हो। आरुषि ने झटके से चादरें हटा दी। यह अतीत नहीं था, कोई अतीत था ही नहीं। वह अब किसी की कठपुतली नहीं थी। इस जन्म में सारे नियम वही तय करेगी और कानून भी वही लिखेगी। कुछ देर खुद को संभालने के बाद वह नीचे की ओर बढ़ी। इस समय मनोहर और मनीषा अभी सो ही रहे थे। केवल नौकर चाकर रसोई और हॉल में नाश्ते की तैयारी में व्यस्त थे। जैसे ही उन्होंने आरुषि को देखा, फिर एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर झुकाकर आदर से बोले, सुप्रभात मिस गुप्ता। आरुषि ने सिर हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वह जैसे ही निकलने वाली थी, तभी एक कम उम्र की नौकरानी ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ आंखें घुमा दी और बड़बड़ाए, गांव की गूंगी बत्तख खुद को हंस समझ बैठी है। शायद ये अपनी औकात और कहां से आई है, ये दोनों भूल गई है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हवेली में उस समय इतनी शांति थी कि आरुषि के कानों में वह साफ पड़ गई। वह रुकी, हल्के से मुस्कुराए और बोली, तुम्हें ये पसंद नहीं आया, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन तुम इस पर कर भी क्या सकती हो। आरुषि के इस बात पर नौकरानी का चेहरा लाल हो गया। उसके पास कुछ कहने को शब्द ही नहीं थे। चाहे उसे आरुषि पसंद आए या नहीं, वह अब भी परिवार की वैध उत्तराधिकारी थी। उसी समय नताशा, एक वरिष्ठ नौकरानी, रसोई से भागती हुई आई और उसने तुरंत क्षमा मांगी। माफ कीजिए मिस गुप्ता, यह मेरी भतीजी हर्षिता है। अभी बच्ची है, जिस कारण ज्यादा समझ नहीं रखती। मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी, कृपया बुरा मत मानिए। आरुषि ने मन में ठान लिया था कि इतनी छोटी बात पर वह कोई द्वेष नहीं रखेगी, खासकर क्योंकि हर्षिता यादव असल में कावेरी की खासम खास थी। पिछले जीवन में उसने कावेरी की कई चालों में उसका साथ दिया था, इसलिए उसे अपने पास रखना उपयोगी हो सकता था। जैसे ही आरुषि वहां से चली गई, हर्षिता ने गुस्से में पैर पटका और बड़बड़ाई, गांव की एक बाहरी लड़की और खुद को क्या समझ बैठी है। जैसे यहाँ आ गई तो रानी बन गई। हद है, चुप रहो। नताशा ने सख्त लहजे में अपनी भतीजी को डांटा। अपनी औकात याद रखो, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। अगर अगली बार मिस आरुषि से ऐसे ही बात की तो मैं तुम्हारी तरफदारी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं तो बस कावेरी दीदी का साथ दे रही हूँ, हर्षिता ने नाक चढ़ाते हुए कहा। उन्हें इतने सालों से प्यार मिला है, अब सब कुछ इस गांव की लड़की के लिए छोड़ दें। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर मनीषा मैडम और मनोहर सर सोच क्या रहे हैं।
उसके इन बातों पर नताशा गुस्से से बोली, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूं। तुम बस एक नौकरानी हो। ये मत समझना कि 1.5 साल यहाँ काम करके तुम इस घर की मालिक बन गई हो। तुम्हें कोई हक नहीं है ऐसा सोचने का। और अगर काम नहीं करना है तो निकल जाओ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। इतना कहकर नताशा किचन की ओर वापस लौट गई, मन ही मन पछताते हुए कि उसने अपनी मुसीबत बनी भतीजी को इस घर में लाने की गलती की थी। हर्षिता में न तो योग्यता थी और न ही समझदारी, पर घमंड और हस्तक्षेप करने की आदत जरूर थी। डांट खाने के बाद भी हर्षिता ने नाक फुलाए और चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उल्टा उसके इरादे और मजबूत हो गए। कावेरी ने उसे बहुत अच्छा व्यवहार दिया था, यहाँ तक कि एक बार महंगा स्किनकेयर सेट भी गिफ्ट किया और उसे दोस्त कहा था। दोस्त होने के नाते वह कावेरी की मदद करेगी इस बाहरी लड़की आरुषि से छुटकारा पाने में। आरुषि ज्यादा दूर नहीं गई थी। हवेली बहुत बड़ी थी। वह गोल्फ कोर्स के चारों ओर कुछ चक्कर लगाकर 1 घंटे से ज्यादा कसरत करने के बाद वापस लौटी। तब तक थोड़ा समय बीत चुका था। मनोहर सोफे पर बैठकर ताज़ा अखबार पढ़ रहे थे और मनीषा फोन पर थी, शायद अपने बेटे सार्थक से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि वह भारत कब लौटेगा। फोन के उस पार सार्थक ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है, और बात वहीं खत्म कर दी। मनीषा ने झुंझलाते हुए मनोहर की तरफ देखा। उसने सब आपसे सीखा है, हमेशा काम में व्यस्त, घर की कोई परवाह ही नहीं। उसकी दांत पर मनोहर ने मासूमियत जताई। वही कावेरी ने हंसी रोकते हुए कहा, पापा मान लीजिए ना, वरना मम्मी कान पकड़ लेंगी। घर का माहौल एकदम शांत, आत्मीय और खुशियों से भरा हुआ था। वही दरवाजे पर खड़ी आरुषि के मन में पुरानी यादें जाग उठी। पिछली जिंदगी में जब वह गुप्ता परिवार में लौटी थी तो ऐसा ही दृश्य रोज होता था। वह इस गर्मजोशी से भरे माहौल को देखकर अंदर से टूट जाती थी। उसे इतना जलन होती थी कि वह रोने लगती, फिर हिम्मत जुटाकर पास जाती और जैसे ही पास पहुंचती हंसी बंद हो जाती। वह अदृश्य दीवार जो उसे हमेशा बाहर रखती थी, आज भी वह महसूस हुई। गहरी सांस लेकर आरुषि ने खुद को संभाला और आगे बढ़ते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही वह अंदर आई, माहौल अचानक थम गया। मनोहर ने गला साफ किया और अखबार मोड़कर रख दिया। मनीषा जल्दी से उठकर उसकी ओर आई और स्नेह से पूछा, आरू तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गईं? क्या रात में नींद ठीक से आए? हाँ, आरुषि ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अच्छा है, चलो नाश्ता करो। मनीषा ने नौकरानियों को इशारा किया कि खाना परोसा जाए। नाश्ता शानदार था, पौष्टिक सूप, दलिया, कुछ स्वादिष्ट साइड डिश और ताजे बेक्ड बिस्किट्स। तभी मनोहर के पास एक जरूरी कॉल आया और वह कंपनी के लिए निकल गए। अब टेबल पर सिर्फ 3 महिलाएं रह गईं। मनीषा ने आरुषि की प्लेट में परोसते हुए कहा, आरुषि नाश्ते के बाद हम शॉपिंग चलेंगे, तुम्हारे लिए कपड़े और जेवर लेने। जो तुम्हें पसंद हो सब लेंगे। रविवार को पार्टी थी और मनाली के तमाम बड़े लोग उसमें शामिल होने वाले थे। तभी कावेरी की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत बोली, मम्मी मैं भी चलूंगी। अरे हम तुम्हें छोड़कर कब अकेले जाते हैं? मनीषा ने आंखें घुमाई और मुस्कुराई। आरुषि ने सपाट स्वर में कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं चल सकती। कौन सा काम? स्कूल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, मनीषा ने हैरानी से कहा। आरुषि बिना कुछ बोले उठी और कहा, मेरा खाना हो गया, आप लोग खाए। फिर वह पलटी और बाहर निकल गई। मनीषा कुछ परेशान हुई और तुरंत ड्राइवर उपेंद्र को बुलाया कि वह पीछे पीछे जाए। तभी हर्षिता बाहर से भागती हुई अंदर आई। उसने पहले आरुषि की ओर तिरस्कार से देखा और फिर ऊंची आवाज में बोली, मनीषा मैडम, लालवानी परिवार के बेटे आशीष लालवानी यहाँ आए हैं। इस नाम को दोबारा सुनते ही आरुषि गुप्ता के भीतर नफरत की एक लहर दौड़ गई। वह कैसे भूल सकती थी उस ठंडी और बेरहम निगाह को जिससे उसने उसे पिछले जन्म में जेल भिजवा दिया था। और वो दृश्य भी नहीं भूलती जब वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और आशीष उसे ऊंचाई से तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसे उसका चेहरा देखना भी गवारा नहीं था। आरुषि सीधे बाहर निकली। उसी समय उपेंद्र गाड़ी लेकर पहुंच गया। वह बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। चलिए, उसने ठंडे स्वर में कहा। उपेंद्र ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। ठीक उसी वक्त आशीष भी अपनी कार में गुप्ता निवास पहुंचा। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के पास से गुजरी, आशीष ने यूं ही बाहर देखा। सुबह की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और एक क्षण के लिए वह चौंक गया। उस पल में उसने एक बेदाग चेहरा देखा, ठंडा, तेजस्वी और अनजानी दूरी लिए हुए सौंदर्य, और फिर वह चेहरा ओझल हो गया। आशीष कार से उतरा और पीछे मुड़कर देखने की कोशिश ही कर रहा था कि पीछे से कावेरी की चहकती आवाज आए।
आशु। आवाज सुन वह मुड़ा और उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा, वह मुस्कान जो उसके आकर्षक चेहरे को और भी आकर्षक बना देती थी। उसने प्यार से कावेरी के बालों को गड़बड़ाया। कावेरी शर्मा गई और कुछ कहने ही वाली थी कि आशीष ने दूर जाती कार की ओर देखते हुए पूछा, वो क्या वही लड़की है जिसे हाल ही में मिस्टर और मिसेज गुप्ता ने वापस घर लाया है? इस सवाल पर कावेरी एक पल के लिए ठिठकी, जैसे कोई अलार्म बज गया हो। चाहे वह माने या न माने, आरुषि वाकई बहुत खूबसूरत थी। बस खड़े होकर ही सबका ध्यान खींच लेती थी। कावेरी ने होंठ भींचते हुए पूछा, आशु, तुम उससे मिले हो? कैसी लगी? आशीष ने हंसते हुए छेड़ते अंदाज में कहा, मैं क्या सोच सकता हूँ। बस चिंता हो रही है कि कहीं मेरी नन्ही रत्ना की अहमियत कम न हो जाए, क्योंकि अगर ये होगा तो तुम रोओगी और मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। आशु। कावेरी ने झुंझलाते हुए पांव पटका, लेकिन मन ही मन चैन की सांस ली। कुछ लोग सच में कभी बदले नहीं जाते। उधर जैसे ही कार गुप्ता निवास से दूर गई, उपेंद्र ने रियरव्यू मिरर में झांकते हुए सम्मान से पूछा, कहाँ चले मिस गुप्ता? हार्मनी मेडिकल सेंटर, आरुषि ने उत्तर दिया। हार्मनी मेडिकल सेंटर मनाली का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित चिकित्सालय था, जहां पारंपरिक चिकित्सा के कई विशेषज्ञ मौजूद थे। दूर दूर से लोग वहां उपचार के लिए आते थे। उपेंद्र ने सहजता से पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है मिस गुप्ता? नहीं, आरुषि ने शांत स्वर में कहा। मैं? आरुषि की बात सुनते ही उपेंद्र जैसे हैरान हो जाता है। आखिर क्यों आरुषि मेडिकल सेंटर जाना चाहती है? 50 करोड़, वरना मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। दूर रहो, मेरे पास मत आओ, कावेरी चीखी, और भयभीत होकर वह मनीषा के पीछे छिप गई। कावेरी की ऐसी हालत देखकर मनीषा का दिल कांप उठा। उसने तुरंत हवेली के सभी नौकरों और सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि वे इन घुसपैठियों को रोकें। लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई। आशीष ने एक कर्मचारी के मुंह पर मुक्का जड़ दिया और यामिनी तो सारी मर्यादा तोड़ते हुए अपने कपड़े ही खींचने लगी। जिसके बाद उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ धमकी दी, हिम्मत है तो मुझे छू कर देखो, मैं तुम सब पर छेड़खानी का इल्जाम लगा दूंगी। हवेली के कर्मचारियों ने बदतमीजों को पहले भी देखा था, पर इतनी बेहयाए ये उनके लिए भी पहली बार था। किसी ने कुछ किया नहीं और यामिनी की कर्कश आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। मनीषा, जो आमतौर पर बेहद संयमित रहती थी, अब और सह नहीं सकी। उसका चेहरा सख्त हो गया और वह चीख पड़ी, बस करो, बताओ कितना चाहिए तुम्हें? अब जब उन्हें लगा कि जीत उनकी हुई है, आशीष ने मारपीट बंद की और यामिनी ने कपड़े खींचना छोड़ दिया। तभी सचिन गुप्ता आगे आया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, 50 करोड़, हमें 50 करोड़ दो और हम अभी चले जाएंगे। और मैं वादा करता हूं, आप फिर कभी हमारी शक्ल नहीं देखोगे। 50 करोड़, सिवाय आरुषि के सबकी सांसें थम गईं। लालच सबने देखा था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। मनोहर का गुस्सा फूट पड़ा। बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, वह किसी की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं था। सचिन ने उसकी बात पर नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है फिर चलो मम्मी पापा, हम अपनी बहन को लेकर चलते हैं। क्या अमीर होने का मतलब यह है कि तुम हमारी बहन को जबरदस्ती यहाँ रख सकते हो? हाँ, यही तो बात थी। अपनी बेटी को वापस ले जाना बिल्कुल सही था। आशीष और यामिनी बिना हिचकिचाए आगे बढ़े और कावेरी को पकड़ लिया और उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। मनीषा की आंखों में घबराहट थी। अनायास ही उसकी नजर आरुषि की ओर गई, जो इस पूरे समय शांत बैठी हुई थी। आखिरकार यही परिवार तो उसे 18 वर्षों तक पालता रहा। क्या वह कुछ नहीं बोलेगी? लेकिन आरुषि की नजरें सिर्फ मनीषा पर टिकी थीं। उन नजरों में सिर्फ ठंडापन, निराशा और आघात था। शायद मनीषा को खुद इसका एहसास नहीं था, पर उस एक नजर ने उसके भीतर गहरे पछतावे की चुभन पैदा कर दी। आरुषि तो बस मुस्कराना चाहती थी, पर उसके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। मनीषा ने अपनी आंखों से देखा था कि ये लोग कितने घटिया और निर्दयी हैं। फिर भी उसका पहला झुकाव कावेरी की सुरक्षा की ओर था। उसने अपनी उस बेटी के लिए दुख नहीं जताया, जिसे ये लोग 18 वर्षों तक पीटते रहे, अपमानित करते रहे, पर उसके लिए जताया जिसने सिर्फ एक आंसू बहा दिया था। 18 सालों तक आरुषि ने केवल चाहा था अपने माता पिता की एक स्नेहभरी नजर, पर उसे मिला था बस हिंसा, उपेक्षा और गाली। अब जब उसे आखिरकार उसका सच्चा परिवार मिला, तब भी उसे सिर्फ नफरत ही मिल रही थी। पिछली जिंदगी में भी और इस जिंदगी में भी वह ममता जिसे वह तरसती रही, बस एक सपना बनकर रह गया। मनीषा ने आरुषि की उस नजर को देखा और भीतर तक कांप गई। कुछ कहने के लिए उसने होंठ खोले, पर उससे पहले ही आरुषि उठी और आशीष यामिनी की ओर चल दी। उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आरुषि ने शांत स्वर में कहा।
कावेरी, जो किसी भी तरह इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहती थी, तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सही। खून के रिश्ते उतने मायने नहीं रखते जितने कि साथ बिताया समय। मेरे असली माता पिता वही हैं जिन्होंने मुझे पाला है, और मैं उनका आदर करूंगी। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, मनीषा की चीख गूंज उठी। नहीं, आरुषि ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, कावेरी सही कहती है। जिन्होंने मुझे पाला, मैं उनकी ऋणी हूं। इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। जीवन में हर चीज किसी को नहीं मिलती, लेकिन मनीषा सब कुछ चाहती थी। वह न तो उस बेटी को छोड़ सकती थी जिसे उसने 18 वर्षों तक पाला था, न ही अपनी सगी बेटी को। ठीक है, 50 करोड़ ही सही, मनीषा ने दांत भींचते हुए कहा और एक कलम उठाकर तेजी से चेक पर हस्ताक्षर किए। फिर चेक उनकी ओर फेंकते हुए बोली, ये लो और दफा हो जाओ। और याद रखना, आज के बाद तुम लोगों का मेरी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। समझे? हाँ हाँ समझ गए, सचिन बोला, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। जब वह चेक पर 0 गिनने लगा तब उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन कावेरी घबरा गई। उसने मनीषा का हाथ पकड़ लिया और वैसे ही गिड़गिड़ाने लगी जैसे वह हमेशा करती थी, जब उसे कुछ चाहिए होता था। माँ, आरुषि को इनके साथ जाने दो ना। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो। किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा। यही ठीक है ना? एक पल को मनीषा को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये सुझाव ही मूर्खतापूर्ण था, लेकिन कावेरी की भीगी आंखों और मासूम चेहरे को देख मनीषा का दिल पिघल गया। कावेरी, ऐसा नहीं कहते। आरुषि मेरी बेटी है और तुम भी। ये कभी नहीं बदलेगा। मुझे माफ करना माँ, मैंने गलत कह दिया। कावेरी ने मुस्कान बनाकर कहा, जैसे हमेशा करती थी। मनीषा ने उसके सिर पर हल्का हाथ फेरा, फिर सचिन और उसके परिवार की तरफ देखा। उसका चेहरा फिर सख्त हो गया। अब भी यहाँ खड़े हो? निकलो यहाँ से। सचिन गुप्ता और उसका परिवार चेक पाकर बेहद संतुष्ट थे। वे उतावलेपन में वहां से निकल गए। आखिरकार वह कोहराम थम गया। आरुषि भी चुपचाप मुड़कर जाने लगी, लेकिन मनीषा ने उसका हाथ थाम लिया। आरुषि, नाराज मत हो। मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मनीषा की आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं। आरुषि, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या अब तुम्हें अपनी माँ की कोई परवाह नहीं? कोई भी ये सुनकर भावुक हो जाता, खासकर एक ऐसी बेटी जिसे जीवन भर प्यार की एक झलक के लिए तरसना पड़ा हो। पिछले जन्म में इसी मोड़ पर आरुषि का हाथ सचिन ने तोड़ दिया था। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो उस हाथ को ठीक कर सकता था, वह खुद आरुषि थी, लेकिन नसों को हुए नुकसान की वजह से वह खुद पर एक्यूपंक्चर नहीं कर सकती थी। उसका हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। तब मनीषा इस दुर्घटना से बुरी तरह टूट गई थी, सचिन पर बेहद क्रोधित भी हुई थी। उसने वादा किया था कि सचिन को जेल भेजेगी, लेकिन जब सचिन ने धमकी दी कि वह कावेरी को अपने साथ ले जाएगा, मनीषा ने सारी शिकायतें वापस ले ली और पैसे देकर उससे पीछा छुड़ा लिया। यही था आरुषि का पहला परित्याग। उसके पश्चाताप में मनीषा ने वादा किया था कि एक भव्य पार्टी आयोजित करेगी और सबको बताएगी कि उसकी असली बेटी वापस आ गई है। लेकिन कावेरी ने जोर जोर से रोते हुए मिन्नतें की थीं। वह डरती थी कि जब लोग जानेंगे कि वह असली उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका मजाक उड़ाएंगे। मनीषा ने ये सुनकर मन बदल लिया और आरुषि को गोद ली हुई बेटी का दर्जा दे दिया। ये था आरुषि का दूसरा परित्याग। और इसके बाद तो तीसरा, चौथा, न जाने कितनी बार। तो अब की बार क्या होगा माँ? आरुषि ने मन ही मन सोचा। उसे कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। अपने पिछले जन्म की याद भर से उसकी आंखें भर आईं। मिसेस गुप्ता, आपने मुझे यहाँ रुकने को कहा, लेकिन किस हैसियत से? आरुषि ने पूछा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी अपनी बेटी, जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा और जिसे जन्म देते समय मैं मरते मरते बची। मनीषा की आवाज गिल्ट और दर्द से भीग चुकी थी। वह आगे बोली, मैं वादा करती हूँ, सबको बताऊंगी कि तुम मेरी सगी बेटी हो। अब से तुम्हारा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम ही गुप्ता खानदान की असली उत्तराधिकारी हो। आरुषि की आंखों में कोई भाव नहीं थे, लेकिन कावेरी का चेहरा फक पड़ गया। माँ, अगर आपने आरुषि की सच्चाई सबको बता दी तो मेरा क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं असली गुप्ता नहीं हूं, तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मनीषा ने पहले भी इस बात पर सोचा था। दोनों ही उसकी बेटियां थीं और वह चाहती थी कि दोनों को न्याय मिले। लेकिन दिल का फैसला करना आसान नहीं था। कावेरी ने सुबकते हुए सुझाव दिया, माँ, अगर हम ये कह दें कि आरुषि को आपने गोद लिया गया है तो कैसा रहेगा? तब वो हमारे साथ रह सकती है और किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा, है ना?
ये सुझाव केवल उसके अपने फायदे के लिए था, लेकिन मनीषा सचमुच उस पर विचार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद वह बुदबुदाई। अब आरुषि और सह नहीं सकी। वह मुड़ी और बाहर जाने लगी। मनीषा ने घबराकर उसका हाथ फिर थाम लिया, और इस बार जब उसने जोर से खींचा तो आरुषि की आस्तीन ऊपर खिसक गई। उसके हाथ पर पुराने और नए घाव साफ नजर आ रहे थे, और वो थे वर्षों की पिटाई के निशान। मनीषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किसने किया तुम्हारे साथ? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरुषि ने धीरे से अपनी आस्तीन वापस नीचे कर ली। बचपन से ही ऐसा रहा है। अब आदत हो गई है। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका ये हल्का फुल्का जवाब मनीषा के दिल में तूफान उठा गया। जिस बेटी को वह राजकुमारी की तरह पाल रही थी, उसे उसने हर सुख दिया था, और जो उसकी अपनी बेटी थी वह तो भूखी, तिथुरती, पिटी हुई, नफरत और नजरअंदाज की जिंदगी जीती रही, बस इसलिए कि वह गलत परिवार में पल गई थी। ये सोचकर मनीषा की उंगलियां कांपने लगीं। उसकी आत्मा जैसे भीतर से कराह उठी। अब वह एक पल की भी देरी नहीं कर सकी। मनोहर, जो अब तक गमगीन खड़ा था, उसकी ओर मुड़ी और दृढ़ स्वर में बोली, सुनो मनोहर, सब इंतजाम कर दो। निमंत्रण भेजो। अगले रविवार को हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि क्या सच में मनीषा दुनिया के सामने रखेगी कि आरुषि कौन है। क्या कावेरी फिर से कोई चाल चलेगी? च6 कावेरी की पहली चाल बेकार। सुनो मनोहर, सब इंतजाम कर दो। निमंत्रण भेजो। अगले रविवार को हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारी बेटी गुप्ता परिवार की असली वारिस आरुषि गुप्ता अपने हक के साथ हमारे घर वापस आ गई है। उच्च समाज में मनोहर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे जो अपनी पत्नी मनीषा पर जान छिड़कते थे। वह मनीषा के हर निर्णय में बिना सवाल किए साथ देते थे। जैसे कुछ समय पहले जब मनीषा ने 50 करोड़ का चेक साइन किया था, तब भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब जब उनकी जैविक बेटी को उसका असली स्थान मिलने वाला था, तो विरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, मनोहर ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही मनोहर ने हामी भरी, कावेरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने अब विरोध किया तो मनीषा और मनोहर और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे और फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अब जब आरुषि की असली पहचान सबके सामने आएगी, तो कावेरी की झूठी पहचान भी उजागर हो जाएगी। सब जान जाएंगे कि उसके असली माता पिता समाज के सबसे नीच और घटिया लोग थे। कावेरी ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और आरुषि की तरफ जलती हुई नजरों से देखा। उसकी आंखों में नफरत की लपटें साफ झलक रही थीं। उसे यकीन था कि आरुषि ने जानबूझकर छोड़कर जाने का नाटक किया था, और ये एक रणनीति थी, जैसे कोई पहले दरवाजा बंद करे ताकि बाद में जब थोड़ा खोल दे तो लोग एहसान माने। उधर आरुषि ने जैसे कुछ महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा और कावेरी की आंखों में पल भर के लिए झलकती नफरत को पकड़ लिया। लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कुराने लगी, वही मासूम सी मुस्कान जो वह अक्सर पहने रहती थी। आरुषि, ये कितनी अच्छी बात है ना। अब हम एक परिवार बन जाएंगे। कावेरी ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान को बनते हुए कहा। आरुषि ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। पर मन में उसने यही सोचा, जो ज्यादा रोता है वही ज्यादा पाता है। ये तरकीब उसने खुद कावेरी से ही सीखी थी। अपने पिछले जीवन में आरुषि हमेशा चुपचाप रही, किसी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की। वो तो बस अपने माता पिता से थोड़ा सा स्नेह पाने के लिए तरसती रही। नतीजा ये हुआ कि उसे गुप्ता परिवार ने तो स्वीकार किया, लेकिन एक गोद ली हुई बेटी के रूप में। लेकिन इस बार उसने चाल बदली थी। एक कदम पीछे हटकर, कुछ आंसू बहाकर उसने वो अधिकार प्राप्त कर लिया जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। इसी कारण अब वो सोचने लगी कि क्या वह अब शैतान को उसकी ही चाल में मात दे रही थी। आखिर में आरुषि ने ऊबते हुए कहा, मैं थक गई हूँ। इतनी उथल पुथल के बाद देर भी हो चुकी थी। मनीषा ने तुरंत हामी भर दी, हे भगवान, 12 बजने को आए हैं। चलो आरुषि, ऊपर चलकर तुम्हारा कमरा देखते हैं। मनोहर अब भी मुस्कुराते हुए उन्हें ऊपर ले गया। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो मनीषा को उम्मीद थी कि मनोहर ने किसी अच्छे रोशनी वाले, सुंदर दृश्य वाले गेस्ट रूम को आरुषि के लिए चुना होगा। लेकिन वह सीधे जाकर कावेरी के कमरे के सामने रुक गया। कमरे को साफ तौर पर नया रूप दिया गया था। कावेरी की सारी चीजें हटा दी गई थीं, और साज सज्जा भी पूरी तरह बदल दी गई थी। मनीषा एक क्षण को ठिठक गई, ये क्या हो रहा है? माँ, ये मेरा आइडिया था, कावेरी ने चंचलता से अपनी जीभ निकालते हुए कहा। मैंने इतने सालों तक आरुषि की जगह ली है, तो अब जब वह लौट आए है, तो कम से कम उसका कमरा तो उसे मिलना ही चाहिए। जब तक आप मुझे घर से नहीं निकालती, मैं कहीं भी सोने को तैयार हूँ। उसकी इस एक बात ने मनीषा का दिल छू लिया।
जिसके बाद मनीषा मुस्कुराते हुए कावेरी के माथे पर एक हल्की सी थपकी लगाती हुई बोली, पगली लड़की, इस घर में इतना कमरे हैं, आरुषि तो किसी में भी रह सकती है। तुम्हें इतना बड़ा त्याग करने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है, कावेरी ने चमकती मुस्कान के साथ कहा। ये घर का सबसे अच्छा कमरा है तो जाहिर है कि ये आरुषि को ही मिलना चाहिए। और जब तक आप मुझसे प्यार करती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। मनीषा कह रही थी कि ये बड़ा त्याग है और कावेरी कह रही थी कि अगर प्यार बना रहे तो त्याग बड़ा नहीं होता। ये पूरी बातचीत इस तरह बुनी जा रही थी मानो आरुषि कोई लालची लड़की हो जो किसी और की चीज छीन रही हो। इस भावुक माहौल को काटते हुए अचानक आरुषि ने सीधे सीधे पूछा, अगर तुम ये देना ही नहीं चाहती थी तो फिर पेशकश क्यों की? क्या वह बस एक समझदार और त्यागी बेटी बनने का नाटक कर रही थी? नहीं नहीं, सच में, मैं सच में चाहती हूँ। कावेरी जल्दी से सफाई देने लगी और साथ ही साथ घबराई हुई दिख रही थी। जब तक तुम्हें ऐतराज नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो फिर शुक्रिया, आरुषि ने कहा और बिना किसी झिझक के कमरे के भीतर कदम रख दिए। फिर वह पलटी और बोली, मैं अब सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। आरुषि की यह सहज स्वीकारोक्ति देखकर कावेरी अवाक रह गई। उसे उम्मीद थी कि वह शालीनता से मना कर देगी। आखिरकार कावेरी ने इस मौके के लिए एक पूरा भाषण तैयार किया था। अगर आरुषि ने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई होती तो वह ये कमरा अपने पास रख सकती थी और फिर भी उदार और विचारशील दिखाई देती। लेकिन आरुषि तो उसकी बनाई हुई स्क्रिप्ट पर चल ही नहीं रही थी। जैसे ही कावेरी का चेहरा उतर गया, आरुषि ने गर्दन झुकाकर पूछा, जैसे कुछ समझ नहीं आया हो, हम तुम्हारा चेहरा खुश नहीं लग रहा। क्या तुम सच में मुझे अपना कमरा देना नहीं चाहती? अगर कावेरी कहती कि वह देना नहीं चाहती तो उसकी अच्छी लड़की वाली छवि वहीं टूट जाती। और अगर कहती कि वह देना चाहती है तो फिर वह कभी इस बात की शिकायत नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद ये प्रस्ताव रखा था। इस बार कावेरी के पास कोई जवाब नहीं था। उसे सिर्फ दांत भींचकर मुस्कुराना पड़ा। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम आराम करो आरुषि, शुभ रात्रि। आरुषि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मनीषा और मनोहर को शुभ रात्रि कहा और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा साफ तौर पर विशेष रूप से सजाया गया था। बिस्तर की चादरें बदली गई थीं, फर्नीचर की जगह भी बदली गई थी। लेकिन एक चीज वहीं रखी गई थी, मेज पर रखा एक पारिवारिक फोटो फ्रेम। वह फोटो एक पारिवारिक चित्र था जिसमें 4 लोग थे। मनोहर और मनीषा बीच में खड़े थे, बाईं ओर मुस्कुराती हुई कावेरी और दाईं ओर एक गंभीर चेहरा जो था आरुषि अपना बड़ा भाई सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ अधिकतर विदेश में काम करता था और शायद ही कभी घर आता था। पिछली जिंदगी में भी आरुषि ने उसे मुश्किल से 2-3 बार ही देखा था। उनके बीच कोई विशेष रिश्ता नहीं था। सिद्धार्थ स्वभाव से ही सबसे दूर दूर रहता था और दोनों का आपस में कभी घनिष्ठ संवाद नहीं हुआ। इस बात में कोई शक नहीं था कि यह फोटो जानबूझकर वहीं छोड़ा गया था। शायद कावेरी का तरीका था ये जताने का कि वही इस घर की असली बेटी है और आरुषि अब भी एक बाहरी है। एक साधारण सी चीज, लेकिन ऐसी जो सीधा दिल पर वार करे। आरुषि को याद था कि पिछले जीवन में इस फोटो को देखकर वह कितना आहत हुई थी। लेकिन इस जीवन में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये घर उसका नहीं था और वह यहाँ ज्यादा दिन रहने वाली भी नहीं थी। हल्की सी हंसी के साथ उसने फोटो को वहीं रख दिया जहां वह था। फिर उसने नहाया, पजामा पहना और बिस्तर पर चढ़ गई। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद वह पलथी मारकर बैठ गई, आंखें बंद कर ली और ध्यानस्थ हो गई। उसकी चेतना जैसे किसी दूसरे संसार में प्रवेश कर गई थी। चारों ओर से एक रहस्यमयी धुंध में लिपटी प्राचीन लिपियां तैरती हुई उसकी ओर आने लगीं। अगर कोई उन लिपियों को समझ पाता तो हैरान रह जाता। ये एक अद्वितीय आयुर्वेदिक ग्रंथ का हिस्सा थी, एक ऐसा ग्रंथ जिसके लिए दुनिया के सबसे बड़े वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञ कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते। आखिर क्या है उन लिपियों में? क्या दोबारा जन्म के कारण आरुषि के अंदर कोई शक्ति आ गई है? माधव लालवानी की जान बचाना? नहीं, आरुषि ने शांत स्वर में कहा। मैं काम पर जा रही हूँ। काम? उपेंद्र को ये सुनकर हैरानी हुई। उसके मन में आश्चर्य और सहानुभूति का मिश्रण उमड़ आया। आरुषि कुछ अलग थी। अभी अभी गुप्ता परिवार में लौटी थी और उसके बीते जीवन की कठिनाइयां उसके चेहरे से साफ झलकती थीं। वह विनम्रता से बोला, अब जब आप अपने घर वापस आ गई हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए। अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आरुषि ने सिर हिलाया और सहजता से बोली, जो कुछ और लोग देते हैं वो कभी भी छीन सकते हैं। सिर्फ जो मेरा है उसी पर मेरा भरोसा है। गुप्ता परिवार में वापस आ जाना कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने पहले भी उसे जब चाहा छोड़ दिया था।
सिर्फ उसकी सीखी हुई विद्या, उसकी चिकित्सा और उसके अनुभव ही उसकी असली ताकत थे। उपेंद्र कुछ और कहने ही वाला था कि गाड़ी जाम में फंस गई। आगे कोई बड़ा हादसा हुआ था जिससे कई गाड़ियां रुकी हुई थीं। आरुषि को दूर से एम्बुलेंस बुलाने की आवाजें सुनाई दी। मैं जाकर देखती हूँ, वह बोली और कार से उतर गई। वह ट्रैफिक से होते हुए दुर्घटना स्थल तक पहुंची। दो गाड़ियों में टक्कर हुई थी। टक्कर ज्यादा गंभीर नहीं लग रही थी, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर पड़े थे। उनका चेहरा लाल हो चुका था और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उनके शरीर की दुर्बलता साफ दिख रही थी। आरुषि ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। ये सब इतनी जल्दी घट जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। जमीन पर पड़ा वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आशीष लालवानी के दादा थे, लालवानी परिवार के वर्तमान मुखिया। पिछले जन्म में जब उसने उनकी जान बचाई थी तो उन्होंने उस पर विशेष स्नेह दिखाया था, और जब गुप्ता और लालवानी परिवारों के बीच विवाह संबंध की बातचीत हुई थी तब उन्होंने जोर देकर आरुषि और आशीष को बांधने की ठानी थी। यही कारण था कि आशीष ने आरुषि से घृणा करना शुरू कर दिया था। उसे लगता था कि यह सब आरुषि की कोई साजिश है जो उसने अपने फायदे के लिए रची थी। लेकिन आरुषि को अच्छी तरह याद था कि यह हादसा पार्टी के बाद हुआ था, और तब ये कार दुर्घटना नहीं बल्कि विषाक्तता का मामला था जिससे उसने उन्हें बचाया था। अब ये सब बहुत पहले हो रहा था, मानो किस्मत की घड़ी ने करवट ले ली हो और वह ये जताना चाह रही हो कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूर्व निर्धारित नियति से बच नहीं सकती। आरुषि वहीं ठिठकी खड़ी रही जब एक काली रोल्स रॉयस सामने से आकर अचानक रुकी, क्योंकि आगे का रास्ता जाम हो गया था। आगे रास्ता बंद है, मिस्टर कपूर, ड्राइवर ने सावधानी से कहा। पीछे की सीट पर आंखें बंद करके बैठे राघव कपूर ने आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोली। उसकी गहरी पलकें उसके नुकीले और तराशे हुए चेहरे पर हल्की छाया डाल रही थीं। चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका आभामंडल तीव्र और प्रभावशाली था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा। ड्राइवर ने चैन की सांस ली। बगल में बैठे मनोज लालवानी ने सुनहरे अक्षरों वाला निमंत्रण लहराते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अब तो निमंत्रण मिल गया है राघव। अब तुम्हें गुप्ता निवास में चोरी छिपे घुसने की जरूरत नहीं। राघव ने एक भौं उठाते हुए वह निमंत्रण उसके हाथ से ले लिया। बाकी बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दो शब्दों ने उसका ध्यान जरूर खींचा, और वो थी आरुषि गुप्ता। तो यही थी असली वारिसा का नाम। मनोज ने जोश में आकर और जोड़ा, वैसे सच कहूं तो उन आंखों के अलावा उसका चेहरा भी कमाल है। वाह, बहुत ही आकर्षक। राघव ने निमंत्रण बंद कर दिया और उसे एक ओर फेंक दिया। फिर उसकी नजर खिड़की से बाहर चली गई। मनोज, वो कार लालवानी साहब की लग रही है, उसने गंभीरता से कहा। क्या? मनोज का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत बाहर झांका और देखा कि वह कार वाकई उसके पिता माधव लालवानी की थी। अभी वह हंसी मजाक में लगा था और अब उसे पता चला कि उसका अपना परिवार मुसीबत में है। वह बिना एक पल गनवाए चिल्लाया और कार से कूदने ही वाला था, लेकिन राघव की मजबूत पकड़ ने उसे रोक लिया। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे उन्हें बचाना है, मनोज ने घबराहट में कहा। राघव ने शांत स्वर में कहा, देखो वहां। मनोज ने दृश्य की ओर देखा। भीड़ के बीच से निकलती एक लड़की, वही लड़की जिसके सौंदर्य की वह अभी प्रशंसा कर रहा था। आरुषि गुप्ता। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, एक जान संकट में थी। आरुषि बिना झिझक माधव लालवानी की ओर बढ़ी। वह उनके पास घुटनों के बल बैठ गई और उनकी नाड़ी जांचने लगी। उनके सहयोगी मुकेश कौर, जो उस समय लालवानी परिवार से फोन पर बात कर रहे थे, उसने आरुषि की हरकतें देखकर चिल्लाया, अरे तुम ये क्या कर रही हो? आरुषि ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। उसने फुर्ती से माधव की जैकेट से ब्रोच निकाला और बिना कोई समय गंवाए सीधा उसे माधव के सीने में चुभो दिया। किसी को समझ नहीं आया कि उसने कौन सी नस पर वार किया। बस एक हल्की सी पॉप जैसी आवाज आए। फिर माधव ने जमे हुए खून और ताजे रक्त के साथ एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे कोई गुब्बारा फटने के बाद हवा छोड़ दे। और उसके बाद वह जोर जोर से सांस लेने लगे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि मुकेश को रोकने का मौका ही नहीं मिला। एक पल में जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, अब फिर से सांस ले रहा था। माधव लालवानी जी, क्या है, आप ठीक हैं? मुकेश ने पसीने से तरबतर होकर पूछा। वह हैरान भी था और राहत महसूस भी कर रहा था। माधव ने धीरे धीरे सांस संभाली, हाथ उठाकर इशारा किया और इधर उधर देखा, लेकिन तब तक आरुषि वहां से जा चुकी थी। मेरी जान किसने बचाई? माधव ने पूछा। एक नौजवान लड़की थी, नाम नहीं पता, मुकेश ने जवाब दिया। क्या हम किसी को भेजे पता करने के लिए? जान बचाने का ऋण चुकाना ही होगा, माधव ने स्पष्ट लहजे में कहा। उसे ढूंढो,
उधर जैसे ही आशीष को हादसे की खबर मिली, वह तेजी से घटनास्थल की ओर दौड़ा और संयोग से वह एक बार फिर आरुषि के पास से होकर गुजरा। उस समय आरुषि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, सिर झुकाए हुए अपने हाथ गीले टिश्यू से पोंछ रही थी। जैसे ही उसे किसी की नजर महसूस हुई, उसने सिर उठाया और ठीक उसी समय उसकी नजर आशीष से टकराए। आरुषि ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर नजरें फेर लीं। उसकी आंखों में न कोई भावना थी, न कोई पहचान, जैसे वह सिर्फ एक आम राहगीर को देख रही हो। आशीष ने होंठ भींच लिए। वह हमेशा सबका ध्यान आकर्षित करता था। जहां जाता था लोग उसकी ओर देखते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने खुद को पूरी तरह अनदेखा महसूस किया। उसका मन विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और सीधा माधव की ओर बढ़ गया। घटना समाप्त होने के बाद अंततः आरुषि अपने कार्यस्थल हार्मनी मेडिकल सेंटर पहुंच गई। वह पिछले साल से वहां काम कर रही थी। स्कूल के दौरान केवल सप्ताहांत पर आती थी। फिलहाल वह अपने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद के अवकाश का लाभ उठा रही थी। उसका काम साधारण था, दवाइयां इकट्ठा करना और उन्हें उबालना। जैसे ही आरुषि क्लिनिक में पहुंची, उसने देखा कि भीड़ का एक समूह बाहर निकल रहा था। उस भीड़ के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति थे, जिनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह हार्मनी मेडिकल सेंटर के संस्थापक थे और देश के अग्रणी वैद्याचार्यों में से एक। उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी हैसियत का हो, उन्हें सम्मानपूर्वक करणवीर जोशी सीनियर कहकर संबोधित करता था। करणवीर जोशी मनीषा के पिता थे, यानी आरुषि के ननिहाल के दादा। पिछले जन्म में आरुषि ने वहां 1 साल तक काम किया था, बिना ये जाने कि वह उसके नाना है। और जब उसे ये सच्चाई पता चली थी, तब तक आशीष ने उसे जेल भेज दिया था। इसलिए यह उसके जीवन की पहली मुलाकात थी अपने ननिहाल के परिवार से। आरुषि कुछ पल ठिठकी रही। अभी वह उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। देखकर नहीं चल सकती, हट रास्ते से। आरुषि चुपचाप एक तरफ हट गई। फिर जैसे ही वह व्यक्ति उसके पास से गुजरा, उसने चुपचाप अपना पैर आगे बढ़ा दिया। अरे! वह व्यक्ति लड़खड़ाया और जमीन पर औंधे मुंह गिरा। आरुषि ने हल्के से पलटकर कहा, देख कर चलो, तुम ही मुझसे टकराए। जाहिर था कि उसने ही उसे गिराया था, फिर भी दोष उसी पर मर दिया। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी को घूंसा मारना और फिर कहना कि उसका चेहरा ही हाथ से टकरा गया। वह आदमी तुरंत पीछे हट गया, आंखों के कोने से आरुषि यू को घूरते हुए। फिर उसने सिर झुकाया और करणवीर जोशी के पीछे हट गया। करणवीर ने बस एक क्षण आरुषि की ओर देखा और फिर आगे बढ़ गए। जैसे ही वे बाहर निकले, आरुषि ने किसी को करणवीर से कहते सुना, बधाई हो करणवीर जोशी जी। सुना है आपकी बेटी की संतान आखिरकार मिल गई है। पोती मिलने की बहुत बहुत बधाई। करणवीर का चेहरा गंभीर हो गया। वह प्रसन्न नहीं लग रहे थे। फिर किसी और ने कहा, एक और संतान मिल गई, लेकिन उसका क्या लाभ? करणवीर जी तो हार्मनी मेडिकल सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, अपनी चिकित्सा विरासत को आगे ले जाने वाला कोई व्यक्ति। लेकिन अफसोस इस बात का था कि उनके सभी बच्चों में सबसे प्रतिभाशाली थी उनकी सबसे छोटी बेटी मनीषा। मनीषा में भले ही अद्भुत योग्यता थी, लेकिन उन्हें पारंपरिक चिकित्सा में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने तो यहां तक कर लिया था कि अपने जुनून ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए करणवीर से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसी कारण उनके पिता पुत्री के संबंधों में खटास आ गई थी। करणवीर का चेहरा और अधिक कठोर होता देख बाकी लोगों ने जल्दी से विषय बदल दिया। सुना है करीब 10 मिनट पहले माधव लालवानी की जान जाते जाते बची। कहते हैं एक गुजरती युवती ने उन्हें बचाया, और वो भी केवल एक ब्रोच से। सुनने में अविश्वसनीय लगता है। मुझे तो लगता है सब झूठ है। इस बार करणवीर ने पहली बार मुंह खोला। हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होता है। सच है या नहीं, ये तो लालवानी परिवार से पूछकर जाना जा सकता है ना? बिल्कुल सही कहा करणवीर जी, सभी ने समर्थन में सिर हिलाया। कुछ ही देर में एक समूह ने करणवीर को कार तक पहुंचाया और गाड़ी उनकी नजर से ओझल हो गई। आरुषि ने भौहें उठाई और क्लिनिक के पिछले हिस्से की ओर बढ़ चली। वहां एक ढेर सारी दवाइयों की पुड़ियां इंतजार कर रही थीं कि उन्हें उबाला जाए। जैसे ही सहकर्मियों ने उसे आते देखा, उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया, आरुषि जल्दी आओ, आज बहुत सारा काम है, चलो जरा तेजी से करते हैं। हाँ, आ रही हूँ। आरुषि ने अपनी बाहें चढ़ाईं और काम में जुट गई। दवाइयां उबालते हुए वह बीच बीच में देखती रहती कि क्लिनिक के डॉक्टर मरीजों का इलाज कैसे कर रहे थे। आरुषि को विश्वास था कि उसके पास जो ज्ञान और कौशल था, वो क्लिनिक के किसी भी डॉक्टर से कम नहीं था। जटिल से जटिल रोग भी उसके लिए आसान थे।
परंतु इस समय कोई भी उसके कौशल पर भरोसा नहीं करता था। पूरा दिन काम करते करते कब शाम के 5 बज गए पता ही नहीं चला। काम खत्म होने के बाद आरुषि को आज के दिन की मेहनत के बदले 20 रुपये मिले। जब वह हार्मनी मेडिकल सेंटर से बाहर निकली तो देखा कि उपेंद्र गुप्ता परिवार का विशेष चालक गाड़ी लेकर पहले से ही इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही उपेंद्र ने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा, क्या आप हमेशा से ऐसा ही काम करती रही हैं, मिस गुप्ता? हाँ, आरुषि ने सहजता से उत्तर दिया। जब से उसने होश संभाला था वह लगातार मेहनत कर रही थी पैसे बचाने के लिए। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी गुप्ता निवास के सामने आकर रुकी। जैसे ही आरुषि अंदर पहुंची उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मनोहर और मनीषा सोफे पर बैठे संतुष्ट दिखाई दे रहे थे, जबकि कावेरी शर्माते हुए सिर झुकाए बैठी थी। उनके बगल में महंगे तोहफों और डिब्बों का ढेर लगा हुआ था। आरुषि को देखते ही मनीषा ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए बुलाया, आरू तुम आ गईं। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अब हमारे घर में दूसरी बड़ी खुशी आने ही वाली है। पहली खुशी तो स्पष्ट थी, आरुषि की वापसी, उनकी जैविक पुत्री का मिलना। तो फिर दूसरी खुशी क्या हो सकती थी? शायद ये कावेरी से जुड़ी कोई बात थी। आरुषि ने जानबूझकर कोई सवाल नहीं किया। तभी हर्षिता ने बात को आगे बढ़ाया। उसने गर्व से कहा, ये सारे तोहफे माधव लालवानी जी की ओर से आए हैं। ये सब टॉप डिजाइनर्स की लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी हैं जो खासतौर पर मिस कावेरी के लिए भेजी गई हैं। ये सुनकर कावेरी ने लाज से झिझकते हुए कहा, ठीक है हर्षिता, अब रहने दो। लेकिन हर्षिता तो मानो मौके का फायदा उठाने को तैयार बैठी थी। उसने आरुषि पर कटाक्ष करते हुए कहा, मनाली में कौन नहीं जानता कि लालवानी और गुप्ता परिवारों के बीच विवाह संबंध की बात चल रही है। तभी तो माधव लालवानी जी ने आज इतने सारे तोहफे भेजे हैं। वह साफ संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में किसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या सच में वो सब कावेरी के लिए था? क्या इस जन्म में आरुषि अपने नाना से मिल पाएगी? पार्टी का दिन, लेकिन हर्षिता तो मानो मौके का फायदा उठाने को तैयार बैठी थी। उसने आरुषि पर कटाक्ष करते हुए कहा, मनाली में कौन नहीं जानता कि लालवानी और गुप्ता परिवारों के बीच विवाह संबंध की बात चल रही है। तभी तो माधव लालवानी जी ने आज इतने सारे तोहफे भेजे हैं। वह साफ संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में किसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। गुप्ता परिवार मनाली का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार था, जिसे हर कोई अपने संपर्क में लाना चाहता था। दूसरी ओर लालवानी परिवार का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना था और वे असल एलीट क्लास का प्रतीक माने जाते थे। मनाली के 4 प्रभावशाली परिवारों में लालवानी परिवार सबसे ऊपर था। उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ थी कि कोई भी उनसे तुलना नहीं कर सकता था। गुप्ता परिवार के लिए लालवानी परिवार से विवाह संबंध स्थापित करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता था, परंतु इस विवाह संबंध की नींव 18 वर्ष पहले रखी गई थी। उस समय मनीषा अपने दूसरे बच्चे के साथ 7वें महीने की गर्भवती थी और भारी पेट के बावजूद उन्होंने एक आयोजन में भाग लिया था। उस कार्यक्रम के दौरान अचानक ऊपर से एक विशाल स्क्रीन नीचे गिर गई। पूरा माहौल भय से भर गया था और सभी की सांसें अटक गई थीं। चीख पुकार और अफरा-तफरी के बीच मनीषा बिल्कुल सुरक्षित थी। वह स्क्रीन ऊपर से गिरी जरूर थी, पर संयोगवश मचान के एक हिस्से ने उसमें एक बड़ा छेद कर दिया था और मनीषा ठीक उसी स्थान पर खड़ी थी। इस प्रकार वे चमत्कारी रूप से बच गईं। वहां मौजूद एक डॉक्टर हंसते हुए बोला, मिसेज गुप्ता का बच्चा बहुत सौभाग्यशाली है। ये बच्चा निश्चित ही भाग्यवान है। ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। ये घटना जल्दी ही एक लेजेंडरी फेरी तले बन गई। इस शुभ संकेत को मानते हुए माधव ने गुप्ता परिवार से वादा किया कि यदि यह बच्ची हुई तो दोनों परिवारों के बीच विवाह संबंध तय किया जाएगा। जब वह बच्ची 18 वर्ष की हो जाएगी तब वह स्वयं अपने पोते की ओर से विवाह प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि बच्चों की अदला बदली हो जाएगी। कावेरी और आशीष बचपन से साथ बड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे। ये सगाई कई बार चर्चा में आ चुकी थी। कौन जानता था कि एक दिन आरुषि अचानक से सामने आ जाएगी। ये तो किस्मत की बात है, हर्षिता ने उत्तेजना से कहा और साथ ही छिपी हुई नजरों से आरुषि की ओर घूरा। मिस कावेरी और मिस्टर आशीष तो एक प्रसिद्ध जोड़ी हैं। किसी को भी बेवजह उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। ये टिप्पणी आरुषि पर सीधा व्यंग्य था, लेकिन मनीषा और मनोहर पूरी तरह कावेरी पर केंद्रित थे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कावेरी मनीषा के कंधे से सटकर बैठ गई। उसके चेहरे पर उत्साह और लज्जा की लाली थी। तभी उसने पूछा, माँ, क्या ये सच है कि लालवानी परिवार के बुजुर्ग परसों की पार्टी में ये प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे? मनीषा मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल।
दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश हैं। अब तुम सयानी हो गई हो, सगाई का समय आ गया है। मनोहर ने भी सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक। दोनों परिवारों के बीच ये निर्णय पहले ही तय हो चुका था। भले ही आरुषि अप्रत्याशित रूप से लौट आए हो, नतीजा वही रहेगा। इस पुष्टिकरण से कावेरी का मन उल्लास से भर उठा। जब वह एक बार मिसेज लालवानी बन जाएगी, तब कोई भी उसकी गोद ली गई बेटी की पहचान को लेकर उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा। उल्टे सबको उसका सम्मान करना होगा। ये सोचते हुए कावेरी ने आरुषि की ओर घमंड और तिरस्कार की नजर से देखा। लेकिन आरुषि ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। परंतु कावेरी उसका पीछा करते हुए ऊपर आए। आरुषि की पतली पीठ को घूरते हुए उसने मासूमियत का दिखावा करते हुए कहा, तुम नाराज तो नहीं हो कि मैंने तुम्हारी जगह ले ली? अगर मैं न होती तो आज ये सगाई तुम्हारी होती और आशीष के साथ बचपन का साथ भी तुम्हारा होता। लेकिन अफसोस 18 साल बाद भी लगता है कि भावनाओं की कीमत हैसियत से ज्यादा होती है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो आरुषि? कावेरी की हर बात में घमंड और ताने की झलक थी। आरुषि ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और पलटकर उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम्हें अगर ऐसा कचरा चाहिए तो तुम्हारा कचरा तुम ही को मुबारक, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर खड़ी कावेरी ने नाक सिकोड़ते हुए मुंह बिचकाया, बहुत नाटक मत कर, बाद में रोना मत। उधर लालवानी निवास में जब ये तय हो गया कि माधव की तबीयत अब पूरी तरह ठीक है, तो उन्होंने मुकेश कौर की ओर देखा और पूछा, क्या गुप्ता परिवार को उपहार पहुंचा दिए गए? जी हाँ, पहुंचा दिए गए हैं, मुकेश ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। माधव ने सिर हिलाया और अपनी महोगनी की डेस्क से वह फाइल उठाई जिसे वह पहले ही कई बार देख चुके थे और जिसके किनारे अब मुड़ गए थे। वह दस्तावेज उस युवती से संबंधित था जिसने दुर्घटना के दौरान उनकी जान बचाई थी। रिपोर्ट में एक हल्की धुंधली 2 इंच की तस्वीर थी, लेकिन उसके नाजुक नैन नक्श साफ साफ नजर आ रहे थे। उसमें एक रहस्यमय आकर्षण था, जैसे वह धुंध में लिपटी कोई अनछुई काया हो। तस्वीर के पास बड़े अक्षरों में उसका नाम छपा था, आरुषि गुप्ता। वह मनोहर और मनीषा की असली बेटी थी, जो कभी मनाली के सबसे अमीर परिवार की वारिस थी। जन्म के बाद अदला बदली हो जाने के कारण वह वर्षों तक गुमनाम रही, लेकिन अब जाकर अपने असली परिवार के पास लौटी थी। रिपोर्ट के अंत में उसके पिछले 18 वर्षों के जीवन का पूरा विवरण दर्ज था। माधव उस रिपोर्ट को बार बार पढ़ते रहे, हर पंक्ति को ध्यान से। कुछ देर बाद उनकी आंखों में चमक आई। तो सचमुच ये वही लड़की है? उन्होंने धीमे से कहा। मुकेश ने धीरे से पूछा, आपने जो उपहार भेजे उसमें कहीं जिक्र नहीं किया कि वे मिस आरुषि के लिए हैं? अगर गलतफहमी हो गई और लोग समझे कि वो कावेरी के लिए हैं तो? माधव ने हल्की हंसी के साथ गहराई से कहा, गलतफहमी हो जाए तो और भी अच्छा है। मनोहर और मनीषा तो वैसे भी कुछ नहीं समझते। असली बेटी लौट आए है, फिर भी उन्हें उस धोखेबाज से लगाव है। इस तरह आरुषि को जब पूरी तरह नजरअंदाज किया जाएगा, तब मैं आगे आकर उसका साथ दूंगा और वो मेरे इस समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेगी। इसलिए वह आशीष से सगाई करने से इनकार नहीं करेगी। उन्होंने रिपोर्ट को एक तरफ रखते हुए आदेश दिया, आशीष से कहो कि इस हफ्ते के अंत में जब हम गुप्ता परिवार की पार्टी में जाएं, तो वह मेरे साथ चले। कुछ ही दिनों में वह दिन आ गया। गुप्ता निवास को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया था। लाल कालीन हवेली के मुख्य द्वार से सड़क तक बिछा हुआ था। चमचमाती रोशनी के बीच मेजों पर शैंपेन और मिठाइयों की भरमार थी। शाम के 7 बजे एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां गुप्ता निवास पर आकर रुकीं। मनाली के जाने माने लोग इस आयोजन में शामिल होने पहुंचे। मनोहर और मनीषा मेहमानों का हाथ में हाथ लेकर स्वागत कर रहे थे। कावेरी पहले ही एक शानदार सफेद हाई काउच गाउन पहनकर तैयार हो चुकी थी। राजकुमारी जैसी डिजाइन वाला वह परिधान बेहद कीमती था, जिसकी किनारियों पर जड़े बारीक हीरे रोशनी में जगमगा रहे थे। वह सिर से पांव तक बेजोड़ और परिपूर्ण दिख रही थी। कुछ ही देर में लालवानी परिवार की कार आ पहुंची। काले रंग की यह कार सादगी में भले दिखती थी, लेकिन उसके भीतर की भव्यता छिपी नहीं रह सकी। जैसे ही कार रुकी, कावेरी अपने उत्साह को रोक न सकी और ड्राइवर के दरवाजा खोलने से पहले ही दौड़ पड़ी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कार से उसके प्रिय आशीष के साथ माधव भी बाहर आए। नमस्ते सर लालवानी, कावेरी ने मीठे स्वर में कहा, फिर आशीष की ओर देखते हुए लज्जा से मुस्कुराए। आशु, जो उसकी बात सुनते ही आशीष जैसे हैरानी से भर जाता है। आखिर किस बात पर आशीष हैरान होता है? क्या आरुषि इस शादी के लिए मानेगी? दुनिया से आरुषि का इंट्रोडक्शन। नमस्ते लालवानी दादाजी,
कावेरी ने मीठे स्वर में कहा, फिर आशीष की ओर देखते हुए लज्जा से मुस्कुराए, आशु, जो सरप्राइज तुमने मेरे लिए भेजा था मुझे बहुत पसंद आया। आशीष, जिसे माधव जबरदस्ती इस पार्टी में लाए थे, कुछ उलझा हुआ लग रहा था। सरप्राइज? उसने कब कावेरी के लिए कोई सरप्राइज तैयार किया था? फिर उसे याद आया कि कुछ समय पहले कावेरी ने उससे कोई उपहार मांगा था। शायद वो उसी की बात कर रही है। इसी कारण उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अच्छा लगा, ये सुनकर खुशी हुई। उसके उत्तर की पुष्टि होते ही कावेरी का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस वक्त उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। तभी माधव ने खांसते हुए उनका ध्यान भंग किया और सीधा हवेली के भीतर चले गए। आशीष झटपट उनके पीछे चल पड़ा। अपनी खुशी में कावेरी ने यह भी नहीं देखा कि माधव ने उसे देखना तक जरूरी नहीं समझा। जैसे ही वह अंदर गए, एक और कार हवेली के सामने आकर रुकी। कावेरी ने जब देखा कि कार से कौन उतरा है तो वह खुशी से चिल्ला उठी, नाना जी। यह कोई और नहीं बल्कि करणवीर जोशी थे, मनीषा के पिता। वह देश के सर्वोच्च चिकित्सक और प्रसिद्ध हार्मनी मेडिकल सेंटर के संस्थापक थे। कभी करणवीर और मनीषा के बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि दोनों के संबंध लगभग टूट ही गए थे। बाद में भले ही मनीषा ने पहल की, लेकिन करणवीर ने वर्षों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आज तक गुप्ता निवास नहीं आए। इसीलिए उनका आज यहां आना सबको चौंका गया था। नाना जी, प्रणाम, कावेरी ने चहकते हुए कहा। खुश रहो, करणवीर ने औपचारिक लहजे में कहा और बिना कुछ और बोले सीधे अंदर चले गए। कावेरी थोड़ी असमंजस में पड़ गई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और उनके पीछे हवेली में चली गई। हवेली के भीतर चमकती रोशनी के नीचे मेहमानों की भीड़ इकट्ठा थी। धीमी संगीत की लहरों के बीच हॉल में एक जीवंत और भव्य वातावरण बन गया था। उसी समय ऊपर से आरुषि नीचे उतरती दिखी। रोशनी में उसके हील्स की आवाज स्पाइरल सीढ़ियों पर गूंज रही थी, जिससे सबका ध्यान उसी की ओर खींच गया। सबने ऊपर निगाहें उठाई तो देखा कि एक हल्के बैंगनी रंग के गाउन में सजी एक युवती धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसका रूप मानो स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा जैसा था, जो भीड़ पर दृष्टि डालती हुई धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसकी पहली झलक के साथ ही हॉल में लोगों की सांसें थम गईं और चारों ओर से विस्मय व प्रशंसा की आवाजें उठने लगीं। किसी ने चौंकते हुए कहा, क्या ये वही बेटी है जिसे गुप्ता परिवार ने हाल ही में ढूंढा है? सुना था कि वो तो किसी गांव की अनपढ़ लड़की है, पर वो तो एक बेजोड़ सुंदरता की प्रतीक लग रही थी। उसका कस्टम गाउन ऐसा लग रहा था जैसे किसी डिजाइनर की सर्वोत्तम कृति हो। उसकी पतली कमर और कोमल कंधों को उभारता हुआ वह परिधान जैसे उसी के लिए बनाया गया हो। चलते समय उसकी स्कर्ट पर लगे हाथ से बने फूल हल्की हवा में झूमते हुए एक मोहक दृश्य रच रहे थे। उसका चेहरा मनमोहक था, तीखे नैन नक्श की सुंदरता से भरपूर थे। उसकी हड्डियों की संरचना इतनी सजीव और निर्दोष थी कि हर कोण से वह एक कलाकृति लग रही थी। रोशनी की छाया उसकी लंबी पलकों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी बड़ी चमकदार आंखों में एक रहस्यमय आभा थी। प्रशंसा और ईर्ष्या की मिली जुली निगाहों के बीच आरुषि धीरे धीरे अंतिम सीढ़ी तक आ गई। मनोहर और मनीषा मुस्कुराते हुए आरुषि के पास आए और मेहमानों से उसका परिचय कराते हुए बोले, ये है मेरी बेटी आरुषि गुप्ता। यह मेरी वो संतान है जिसे मैंने जन्म दिया है। सालों पहले एक हादसे में हम इसे खो बैठे थे, लेकिन सौभाग्य से अब भी देर नहीं हुई और हमारी बेटी हमारे पास लौट आई है। और मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे परिवार के इस पुनर्मिलन के साक्षी बनने आए। चारों ओर से बधाइयों की आवाजें आने लगीं, माहौल खुशनुमा हो गया। मनोहर मेहमानों से मिलते और बातें करते रहे, जबकि मनीषा को जैसे ही करणवीर जोशी के आने की खबर मिली, वह आरुषि को लेकर तुरंत उनकी ओर बढ़ी। करणवीर का अपनी बेटी मनीषा से व्यवहार अब भी ठंडा था, लेकिन जब उनकी नजर आरुषि पर पड़ी तो वह अचानक ठिठक गए। वह चौंक गए थे। वो तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि माधव ने उन्हें उस लड़की के बारे में बताया था जिसने एक ब्रोच के जरिए उनका जीवन बचा लिया था। पर जब करणवीर ने दबाव डाला, तब जाकर माधव ने बताया कि वह चमत्कारी लड़की कोई और नहीं बल्कि गुप्ता परिवार की हाल ही में लौटी उनकी असली बेटी आरुषि गुप्ता थी। वह आरुषि की बायोलॉजिकल नातिनी थी। करणवीर ने सीधे सवाल किया, तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है? आरुषि ने पलकें झपकाईं और शांत स्वर में कहा, थोड़ा बहुत। ये सुनते ही करणवीर की आंखों में उत्सुकता की चमक उभर आई। उन्होंने तुरंत पूछा, तुमने ये किससे सीखा? तुम्हारे गुरु कौन है? आरुषि ने पूरी ईमानदारी से उत्तर दिया, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने खुद ही सीखा है। ये सुनकर करणवीर का चेहरा हल्का सा फीका पड़ गया। उन्होंने आरुषि की ओर संदेह और जिज्ञासा से देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ।
बिना गुरु के कोई कैसे सुई के जरिए जान बचाना सीख सकता है। उन्हें लगा या तो आरुषि झूठ बोल रही है या फिर माधव का बच जाना महज एक इत्तेफाक था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 2-3 दिन में मेरी क्लिनिक पर आ जाना। अब ये छोटी मोटी जड़ी बूटियां उबालने का काम छोड़ दो, मुझसे ज्यादा कुछ सीख सकोगी। और हाँ, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। उन्होंने उसे एक लिफाफा थमाया जिसमें पैसे नहीं बल्कि एक कार्ड था। आरुषि ने आदरपूर्वक उसे स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद नाना जी। करणवीर ने सिर हिलाया और दोनों हाथ पीछे बांधते हुए वहां से चले गए। मनीषा कई बार बातचीत में शामिल होने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उन्हें अवसर ही नहीं मिला। जब करणवीर चले गए तब उन्होंने आरुषि की ओर मुड़कर पूछा, आरु, तुम मेडिकल सेंटर में काम करती हो? तुमने कभी बताया नहीं। क्या तुम्हें सच में चिकित्सा में रुचि है? आरुषि हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं वहां काम इसलिए करती हूं क्योंकि मैं गरीब हूं और जहां मुझे दिन के 200 रुपये मिलते हैं। मनीषा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गईं। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्हें याद आया कि आरुषि की जिंदगी वापसी से पहले कितनी कठिन रही होगी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बुरे थे। उन्हें सहानुभूति भी हुई और अपराधबोध भी, लेकिन अब इन भावनाओं का कोई अर्थ नहीं था। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी, आरुषि को माहौल और उबाऊ लगने लगा। इसी कारण वह चुपचाप वहां से निकलने लगी। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही वह घूमी, वह लगभग उससे टकरा ही गई। वह झट से पीछे हटी, लेकिन वह व्यक्ति उसके गाउन पर पैर रख चुका था जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी। सावधान! एक जोड़ी हाथों ने समय रहते उसे थाम लिया। साथ ही एक मुलायम और विनम्र आवाज आई। वह आशीष था। पिछले जीवन में ठीक इसी पल पर आरुषि का हाथ घायल हो गया था और लोग उसे गोद ली हुई बेटी कहकर ताना मारते थे। तब आशीष ही वह था जिसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा था, अगर डर लग रहा है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। युवावस्था का मोह अक्सर अचानक आता है, वो भी बिना चेतावनी के। मगर फिर क्या हुआ था? आशीष ने उसे जेल भेजा, उसे निराशा में डुबो दिया और फिर उसकी मृत्यु को ठंडेपन से देखता रहा। एक पल में ही आरुषि की आंखों की नमी बर्फ बन गई। उसने लगभग सहज प्रतिक्रिया में आशीष का हाथ झटक दिया। दफा हो जाओ, आरुषि ने कठोर स्वर में कहा और मुड़कर चल दी। लेकिन आशीष ने उसका रास्ता रोक लिया। अब भी उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन स्वर में दृढ़ता थी। मिस गुप्ता, मैंने सिर्फ आपकी मदद की और आप मुझे उल्टा डांट रही हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? उसके सवाल पर आरुषि ने व्यंग्य से कहा, तुम जानबूझकर चुपचाप पीछे खड़े थे, है न? आशीष कुछ क्षणों के लिए अचकचा गया। उसका चेहरा थोड़ा असहज दिखा। फिर उसने अपने सदाबहार सभ्य रवैये को अपनाते हुए माफी मांगी, माफ कीजिए, मुझे कुछ कहना था लेकिन मौका नहीं मिला। पर मेरा इरादा असभ्यता का नहीं था। अगर तुम्हें पता है कि तुमने बदतमीजी की है तो हट जाओ। आरुषि का चेहरा निस्संग था, उसकी आंखों में तिरस्कार की स्पष्ट झलक थी। आशीष कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उलझन में पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया है? आरुषि ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसने बस उसे हल्के से उसे परे धकेला और आगे बढ़ गई। ये झड़प इतनी हल्की थी कि किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन दुर्भाग्य से कावेरी ठीक उसी समय आशीष को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और उसने आरुषि और आशीष को एक दूसरे को पकड़ते और झटकते देखा। एक पल में ही कावेरी का दिल जल उठा। ईर्ष्या और गुस्से की लपट उसके चेहरे पर दिखने लगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? शुरुआत में कुछ ही लोगों ने इस हलचल पर ध्यान दिया था, लेकिन जैसे ही कावेरी ने चिल्लाया, लगभग सभी की निगाहें उसी ओर घूम गईं। आरुषि को घिन महसूस हुई। आशीष की मौजूदगी से उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी सड़ चुकी हो। उसने तय किया कि अब वह इस हॉल में और नहीं रुकेगी। सबकी उत्सुक निगाहों की परवाह किए बिना वह बाहर बगीचे की ओर चली गई ताकि कुछ ताज़ी हवा मिल सके। बाहर की रात बहुत खूबसूरत थी। चांदनी चमक रही थी और हल्की ठंडी हवा फूलों की खुशबू लेकर बह रही थी। जैसे ही उसका तनाव कुछ कम हुआ, उसे अचानक खून की हल्की गंध महसूस हुई, जिसे सूंघते ही वो सोचने लगी कि क्या आसपास कोई घायल था। आरुषि ने उस गंध का पीछा करना शुरू किया। वह धीरे धीरे सावधानी से उस दिशा में बढ़ी जहां से गंध आ रही थी। वह एक घने गुलाबों के बगीचे से होकर निकली और एक मोड़ पर पहुंची तो देखा कि एक लाश पत्थरों वाले रास्ते पर अजीब सी मुद्रा में पड़ी थी। उस शव के सामने एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति खड़ा था। वह आदमी अंधेरे में था,
उसकी लंबी और खूबसूरत उंगलियां खून से सनी थीं और वह बड़े ही सधे हुए अंदाज में, जैसे उसे कीटाणुओं से बेहद चिढ़ हो, अपने हाथ रूमाल से पोंछ रहा था। आखिर कौन है वहां पर? क्या आरुषि के कत्ल देख रही है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमेशा खुश रहे और साथ ही साथ मुस्कुराते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।